गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं, कल जैसा कि हमने चर्चा भी किया था और कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पे देखा था, और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को ही आगे बढ़ाते हुए और उसमें गुलाम वंश के कौन कौन से शासक रहे हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन सब के विषय में। क्योंकि आप भी जानते हो कि जो दिल्ली सल्तनत है वह 1206 से लेकर और 1526 तक, यह 320 वर्षों का बच्चों शासनकाल रहा है सल्तनत सुल्तानों का। और इन 320 वर्षों में 5 राजवंशों ने शासन किया है और तकरीबन 32 सुल्तानों का शासन भी रहा है। 32 सुल्तान इसमें रहे हैं 5 राजवंशों के, जिसमें पहला जो राजवंश है वह है गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर और यह आपको यानी 1206 से लेकर और 1290 तक यह गुलाम वंश रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, उसके बाद रजिया, बलबन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो 1290 से 1320 यह आपको खिलजी राजवंश का शासन रहा, और इसे खिलजी क्रांति भी कहा गया है, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन आता है राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में। अभी तक क्या था कि केवल तुर्कों को ही शासन प्रशासन में शामिल किया जाता था। यहां आप देखते हो कि गैर तुर्कों को भी अब शासन प्रशासन में जोड़ा जाने लगा। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, विशेषकर उसके भू राजस्व सुधार, उसके सैन्य व्यवस्था में सुधार, क्योंकि वह सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने नगद वेतन देने की परंपरा की शुरुआत की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ साथ राजस्व में भी सुधार किया, खुम्स में भी उसने परिवर्तन लाया था जो लूट का माल होता था। इसके साथ साथ आप देखें तो उसकी बाजार नियंत्रण नीति, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। फिर हम लोग मुबारक शाह खिलजी को देखते हैं। इसी में एक और व्यक्ति है जो मलिक काफूर है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व करता है। और उसे गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जब साम्राज्यिक प्रसार करना स्टार्ट किया तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, इसमें युद्ध करता है दक्षिण के राज्यों के साथ। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरा, इन सब में दक्षिण के राज्यों के लिए वह जो नेतृत्व करने के लिए जिसे सेनापति को भेजता है शाही छत्र के साथ, वह है मलिक काफूर, जिसे गुजरात से पकड़ा गया था, जो एक थर्ड जेंडर था, और उसी के नेतृत्व में दक्षिण का अभियान भी होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो 1320 से लेकर और 1414 तक बच्चों, यह आपको तुगलक राजवंश रहता है। इसमें बड़ा परिवर्तन होता है सल्तनत में कि अब गैर मुसलमानों को भी शासन प्रशासन में भागीदारी मिलने लगता है। और इसमें गियासुद्दीन तुगलक, जो नहर प्रणाली का जन्मदाता भी माना जाता है। उसके बाद आप देखते हो तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने जो अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है, सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। इसने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे, जिसमें राजधानी परिवर्तन था, सांकेतिक मुद्रा का लाया जाना था, इसके साथ साथ खुरासान और कराची अभियान था, और इसके साथ साथ आपको दोआब में कृषि में सुधार था। इसी ने आपको सबसे पहली बार सौंदर भी जारी किया था, जिसे तकावी ऋण कहा जाता है। एक प्रयोग था, सफल नहीं रहा, कोई भी इसका प्रयोग गलत उद्देश्यों से नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सल्तनत में सबसे विवादास्पद सुल्तान के रूप में यह जाना जाता है। आगे फिर इसी में हम लोग देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिर फिरोज शाह तुगलक सत्ता पर आता है, जो लोक कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। उसने तुष्टीकरण की भी नीति को लेकर वह आता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण एक बड़ा असंतोष उभर कर आया था। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिर आगे
सैयद वंश 1414 से लेकर और 1451 तक बहुत कम वर्षों का शासनकाल रहता है, क्योंकि तुगलक शासनकाल में ही आपको दिल्ली पर आक्रमण होता है तैमूर लंका, और उसका लाभ उठाकर खिज्र खान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वह आपको शाहरुख यानी तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में वह शासन करता है और रैयत आला की उपाधि भी वह ग्रहण करता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो 1451 से लेकर और 1526 यह आपको लोदी राजवंश का शासन रहता है, जिसमें बहलोल लोदी है, इसके साथ साथ सिकंदर लोदी है और इब्राहिम लोदी है। यह भारत में पहला अफगानी राजवंश स्थापित होता है जो लोदी शासनकाल में। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग कला स्थापत्य को भी देखेंगे, सल्तनत सुल्तानों के द्वारा क्षेत्रीय वास्तुकला को भी देखेंगे। कुछ जैसे मालवा है, गुजरात है, इन सब में कुछ क्षेत्रीय वास्तुकला उभर कर आते हैं वास्तुकला स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो मालवा शैली, इसके साथ साथ आप गुजरात में भी आप देख सकते हो, बंगाल में भी आप देख सकते हो, जौनपुर में भी आप देख सकते हो। तो इन सब के संदर्भ में आज हम लोग यानी इन सारे संदर्भों में आज देखने वाले हैं। तो एक लंबी यात्रा है बच्चों, एक लंबी यात्रा है, और मैं चाहता हूं कि इससे पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का आप लोग की ओर से उत्तर बिल्कुल सही आए। कुछ साहित्य भी होगा, कुछ विशेष पर्सनालिटीज भी होंगे, उनके संदर्भ में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी बलबन के शासनकाल से संबंधित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जियाउद्दीन बर्नी कंपोज्ड तारीख ए फिरोज शाही। बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जियाउद्दीन बर्नी लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बलबन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है, तो इसको आप लोग जल्दी से इसे बताएंगे। चलिए, तो सही आंसर इसका कौन सा है जल्दी से बताएंगे कि जियाउद्दीन बर्नी का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, बड़ा ही फेमस पर्सनालिटीज है बर्नी। और आपको कुछ ऐसे शासक हैं जिनकी नीतियों का यह बड़ा आलोचक भी रहा था, क्योंकि यह थोड़ा कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो यह चाहता था कि सुल्तान जो है वह कट्टरता का पालन करे, रूढ़िवादिता का पालन करे। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आप लोग जल्दी से बताएंगे कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की। और जियाउद्दीन बर्नी बलबन के शासनकाल में रहते थे, तो इसमें सही आंसर कौन सा है जल्दी से आप लोग बताएंगे। हाँ, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, चलिए जल्दी से आंसर। हाँ, तो यहां आप देखो कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, यह आपको बर्नी की ही रचना है। बर्नी कट्टर सुन्नी मुसलमान था और यह मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का बहुत बड़ा आलोचक था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक सल्तनत का पढ़ा लिखा सुल्तान था और वह हिंदुओं के पर्व त्योहार में भी भागीदारी निभाया करता था। तो इस बात को लेकर बर्नी बड़ी उसकी आलोचना करते हैं, बहुत आलोचना करते हैं। आगे चलकर आप देखते हो तो फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को कुछ दिन के लिए जेल में भी डाला। उसके बाद फिर बर्नी कम से कम आलोचना करना बंद किए। तो यह आपको यानी आप कह सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से यह संबंधित थे, ना कि बलबन के शासनकाल से संबंधित थे। तो यह आपको गलत है, और पहला स्टेटमेंट आप लोगों ने बिल्कुल सही बच्चों आप लोगों ने दिया है, और इसका पहला स्टेटमेंट इसका ए सही होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लिटरेचर हैं जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। चाहे आप जैसे याद रखो, लेकिन बच्चों याद तो रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे सल्तनत कालीन, मुगल कालीन कुछ ऐसे साहित्य हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और ये आपके फ्यूचर के लिए यह अच्छा भी होगा। बहुत ज्यादा नहीं, मैं यह नहीं कहूंगा कि सारे लिटरेचर आप याद रखें, लेकिन हो सके तो सल्तनत में 8 से 10 लिटरेचर, और मुगल में हो सके तो आप 8-10 लिटरेचर। अगर 10-10 भी आपने साहित्य को ध्यान में रखा और आपने उसको बेसिक रीडिंग डालते रहे, तो आपका जो भी प्रश्न यहां से पूछा जाएगा जो एक कॉमन लिटरेचर है, तो वह कम से कम गलत नहीं होगा, और आगे के लिए आप लोग बिल्कुल सेफ हो गए। ठीक है,
हाँ ए, बिल्कुल ए होगा, हाँ ए होगा, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, और आप लोगों ने ए दिया भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तबकात ए नासिरी, यह भी लिटरेचर ही है, मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखा गया था। मैंने कल भी चर्चा किया था कि हम लोग आज जो देखेंगे, आज हम लोग लिटरेचर और सारी चीजों से, यानी सल्तनत सुल्तानों के संदर्भ में, स्थापत्य कला के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखा गया था। मिनहाजुद्दीन सिराज दिल्ली के प्रमुख काजी थे। तबकात ए नासिरी यह किसके द्वारा लिखा गया था, इसका जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे इसका कि सही आंसर इसका क्या है। अब देखो तबकात ए नासिरी या मिनहाजुद्दीन सिराज ए भी आप देखते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रचना है तबकात ए नासिरी, और शुरुआती काल के सल्तनत सुल्तानों के विषय में जानकारी मिलता है, जो गुलाम वंश के जो सुल्तान हैं। और यह आपको तब मिनहाजुद्दीन सिराज जो हैं, यह आपको किसके ऊपर इन्होंने इसे लिखा है, तबकात ए नासिरी। यह तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, और यह लिखते हैं नासिरुद्दीन महमूद पर। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, यह इनके ऊपर इन्होंने लिखा है। और नासिरुद्दीन महमूद को मिनहाज सिराज ने सल्तनत का आदर्श सुल्तान भी कहा है। सल्तनत का आदर्श मुस्लिम सुल्तान इसे कहा गया है, आदर्श मुस्लिम सुल्तान कहा जाता है कि यह बहुत ही आदर्श मुस्लिम सुल्तान था। और नासिरुद्दीन महमूद, और यह आपको अपनी खुद का खर्चा अपने कामों से निकाला करता था, ऐसा सुल्तान रहा था। तो इसे आदर्श मुस्लिम सुल्तान कहा गया है। यह गुलाम वंश का ही है। और यह आप देखते हो इसी के शासनकाल में बलबन वह सुल्तान बनता है, क्योंकि बलबन को पहले आपको नायब ए ममालिकात का पद भी इसमें प्रदान किया जाता है। इसके पहले ही बलबन ने अपनी बेटी का भी विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था, और बलबन उप प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। और आगे चलकर बलबन ही आपको फिर सुल्तान की उपाधि के साथ, सुल्तान की हैसियत के साथ, वह 1266 ईस्वी में 66 में वह सुल्तान के रूप में फिर स्थापित हो जाएगा। तो यह आपको इसमें बिल्कुल पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, इन्हें दिल्ली का काजी। और आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यह गुलाम वंश का ही सुल्तान है। इसी के समय काल में फिर बलबन सत्ता पर आएगा। कभी यह भी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बलबन किसके समय सुल्तान बनता है, तो यह आपको नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही। बाद में इसने स्वयं अपना राजपाट त्याग देता है, क्योंकि सब कुछ बलबन कर रहा था। तो इसने अपना राजपाट त्याग देता है, और बलबन फिर सुल्तान की हैसियत से सत्ता पर बैठता है। तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यह है इब्न बतूता ने किताब ए रेहला लिखा था। इब्न बतूता, यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा सा आप लोग देखना, क्वेश्चन का आंसर आप सही दे दोगे। इस पुस्तक में सल्तनत काल की डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इब्न बतूता रोट किताब ए रेहला। द बुक वाज रिटेन इन अरेबिक लैंग्वेज। दिस बुक कंसिस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड। अब कौन सा सही विकल्प है, इसका कौन सा सही विकल्प है, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से देंगे कौन सा सही विकल्प है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि, चलिए जल्दी से आप सभी बच्चों इसका आंसर देंगे। देखो अगर गलती भी हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल ही जाएगा। अगर चलो एक आध में मान लूं कि गलती भी, आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी मिल जाएगा, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। अब इब्न बतूता यह कहां का रहने वाला था? इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? यह आपको मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, ठीक है, अफ्रीका। और यह आपको आया था 1333 ईस्वी में, यह सल्तनत में आता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इब्न बतूता किसके समय में आया है? यह आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और यह आपको मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को यानी अफ्रीका,
अफ्रीकन यात्री है, ठीक है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, देखो कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जिसको विशेष कर जानना चाहिए, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका, फाहियान का फो क्यू के, वेनसांग का सी क्यू की, है ना। तो ये सब कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इसने आपको रेहला नामक एक पुस्तक लिखा है, रेहला, अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला। और यह पुस्तक बच्चों अरबी भाषा में नहीं लिखी गई है। यह पुस्तक जो लिखी गई है, यह पुस्तक आपको फारसी भाषा में लिखी गई है। क्लियर है। तो यह पुस्तक आप देखें, इब्न बतूता की जो पुस्तक है, इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला है, सॉरी हाँ ठीक है, यह आपको अरबी भाषा में ही लिखी गई है। तो यह भी सही है कि यह आपको अरबी भाषा में ही लिखित पुस्तक है, फारसी में नहीं, क्योंकि वह मोरक्को का था, अरबी भाषा में ही लिखता है, ठीक है। इस पुस्तक में सल्तनत काल की डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई है। तो यह तीनों ही स्टेटमेंट, क्योंकि इब्न बतूता को आप देखते हो कि इसे भी दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। आगे चलकर इब्न बतूता को आप देखो तो इसे भी आपको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, काजी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी भी नियुक्त किया था दिल्ली का, और न्यायाधीश। और उसके बाद फिर आगे चलकर इसे आपको चीन में राजदूत के रूप में भी भेजता है। फिर चीन इसको राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भेजा था, राजदूत के रूप में। तो इसने एक पुस्तक लिखी है रेहला, और यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में सल्तनत काल की डाक व्यवस्था के विषय में जानकारी दी गई है। तो बिल्कुल इसमें आप लोगों ने सही आंसर दिया है, और यह आपको डी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसमें सही है, सभी सही है। तो इब्न बतूता के संदर्भ में भी आपको इतनी चीजों को तो याद रखना है कि इसे काजी भी नियुक्त किया गया था, चीन में राजदूत के रूप में भी भेजा गया था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, यह आपको मोरक्को का रहने वाला था, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी रेहला के नाम से, और इसके साथ साथ यह पुस्तक आपको अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सभी ऑप्शन इसमें बच्चों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अमीर खुसरो पे है। अमीर खुसरो भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं। अमीर खुसरो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खिलजी वंश के बारे में जानकारी देती है? ठीक है, कौन सी पुस्तक खिलजी वंश के बारे में जानकारी देती है? अब विच एमंग द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अमीर खुसरो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द खिलजी डायनेस्टी? अब कौन सी पुस्तक है जो खिलजी वंश के बारे में जानकारी दे रही है? मिफ्ताह उल फुतूह, आसिका, नूह सिपीहर, उपरोक्त सभी। मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आप सबों की ओर से तो सही आना ही चाहिए, सही आना चाहिए, और बिल्कुल सही आना चाहिए। अमीर खुसरो देखो, इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का बच्चों शासनकाल इन्होंने देखा है, 8 सुल्तानों का। अमीर खुसरो यह आप देखते हो तो यानी यह चिश्ती संत भी हैं, अच्छा बहुत अच्छे कुशल वादक भी हैं, बहुत सारे संगीत वाद्य यंत्रों का इन्होंने आविष्कार भी किया, कुछ रागों का भी आविष्कार किया, बहुत फेमस पर्सनालिटीज रहे हैं, और 8 सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा है। और इनका आप देखते हो कि इनके जो गुरु थे, इनके जो यानी पीर थे, वह थे आपको निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया यह इनके पीर थे, इनके गुरु थे। अब यहां हम लोग देखते हैं कि मिफ्ताह उल फुतूह यह भी अमीर खुसरो की रचना है, मिफ्ताह उल फुतूह। अब इसमें क्या है, तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी के अभियान, इसमें जलालुद्दीन खिलजी के अभियान का वर्णन किया गया है, जलालुद्दीन खिलजी के अभियान का वर्णन किया गया है, यह भी इनकी रचना है। आसिका, यह देवल देवी और खिज्र खां, देवल देवी एवं खिज्र खां के प्रेम संबंधों का वर्णन इसमें किया गया है। खिज्र खां के प्रेम संबंधों का इसमें वर्णन किया गया है। अब आप कहोगे कि भाई देवल देवी कौन थी, तो यह आपको गुजरात के शासक करण देव की बेटी थी। बघेल शासक, गुजरात के शासक करण देव की बेटी थी। करण देव एवं कमला देवी की बेटी थी, करण देव एवं कमला देवी की बेटी थी।
करण देव एवं कमला देवी की यह बेटी थी। ठीक है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान करता है तो इसी समय आपको यह जो करण देव थे, करण देव आपको भाग जाते हैं और चले जाते हैं देवगिरी के सुल्तान के संरक्षण में चले जाते हैं, अपनी बेटी को भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन इनकी पत्नी कमला देवी पकड़ी जाती है और कमला देवी पकड़ी जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी आपको कमला देवी के साथ विवाह करता है और इन्हें मलिका ए जहां का पद देता है, मलिका ए जहां का पद। और उसके बाद फिर यही कमला देवी जब मांग करती है अलाउद्दीन खिलजी से कि चलो ठीक है, अब तुम विवाह तो कर ही लिए, कम से कम हमारी बेटी को तो हमें ले आओ, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को भेजता है और इस आदेश के साथ भेजता है कि बेटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और वही सैनिक जाते हैं जहां पे आपको पकड़ कर लाते हैं और उन्हीं के प्रेम संबंध, खिज्र खां या अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, तो इन दोनों के प्रेम संबंधों का इसमें वर्णन किया गया है। तो यह भी आशिका, यह भी आपको अमीर खुसरो की रचना है। नूह सिपीहर को भी आप देखें तो यह भी अमीर खुसरो का ही रचना है और इसमें मुबारक शाह खिलजी की जानकारी हमें मिल रही है। किसकी जानकारी मिल रही है? मुबारक शाह खिलजी की जानकारी इसमें हमें मिलती है। मुबारक शाह खिलजी की जानकारी नूह सिपीहर में। इसके साथ साथ आप देखें तो बहुत सारी इनकी रचना है। इसके साथ साथ खजाइन उल फुतू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी आपको कभी पूछ दिया जाए तो एक और आपको पुस्तक ध्यान रखना है, खजाइन उल फुतू। यह भी आपको अमीर खुसरो की ही रचना है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान की जानकारी हमें दी गई है। दक्कन अभियान की जानकारी। अब आप देखो तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियानों में साथ भी जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान में साथ थे, तो अलाउद्दीन खिलजी जब उत्तर भारत का अभियान करता है तो सबसे पहले गुजरात अभियान करता है, फिर वह रणथंभौर अभियान करता है, फिर वह चित्तौड़। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर और इसके साथ साथ चित्तौड़ अभियान में साथ भी थे। रणथंभौर और चित्तौड़ अभियान में यह आपको अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, अभियान में साथ थे। ठीक है। और रणथंभौर अभियान में सबसे पहली बार आप देखते हो कि यहाँ की महिलाओं ने क्या किया था, तो जौहर व्रत का पालन किया था। जौहर व्रत का पालन किया था। चित्तौड़ में भी जौहर व्रत का पालन किया जाता है। तो ये सब बच्चे ऐसे प्रश्न है ना जो बार बार पूछा जाएगा। तो देखो कितने बेसिक इंफॉर्मेशन, कितनी सारी चीजें, यानी मिफ्ता उल फुतूह, आशिका, नूह सिपीहर, इसके साथ साथ खजाइन उल फुतूह, इसके साथ साथ अमीर खुसरो के विषय में कि यह आपको अमीर खुसरो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल, 8 सुल्तानों का इन्होंने शासनकाल को देखा था। इसके साथ साथ आप देखें तो अमीर खुसरो यह आपको चिश्ती संत किसके, तो यह आपको यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया के चिश्ती संत थे। किसके शिष्य थे, तो यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत थे और निजामुद्दीन औलिया के ही यह शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्र का भी, तबला का भी आविष्कार इन्होंने किया है। ठीक है। बहुत सारे नए नए रागों का भी आविष्कार इन्होंने किया है, कव्वाली भी इन्होंने किया है। हाँ, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, इसका सही आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर सभी लोगों ने तकरीबन सही दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं गुलाम वंश पे। अब यहाँ पे आप देखें तो गुलाम वंश के कुछ शासकों, जैसे गुलाम वंश के शासकों में आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके साथ साथ इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। अब इन सबको आप देखें तो यह गुलाम वंश के और भी शासक रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके बाद फिर आपको आराम शाह फिर आ जा रहा है, फिर इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के बाद फिर बहराम शाह आ रहा है, फिर आपको अलाउद्दीन मसूद शाह आ रहा है, फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह आ रहा है। तो ये सारे फिर शासक रहे हैं
रजिया के बाद तो इल्तुतमिश है, उसके बाद फिर आप देख रहे हो तो फिर रजिया आ रही है, फिर आपको रजिया और बलबन के बीच में बहुत सारे और भी शासक आते हैं, फिर बलबन है। तो इस प्रकार से ये सारे गुलामों से, अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है, चाहे ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया हो या बलबन हो, तो इनके विषय में आपको, जैसे बलबन के विषय में जरूर आपको ध्यान रखना है, इल्तुतमिश के विषय में जरूर आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर आपको ध्यान रखना है। रजिया के विषय में 2-4 चीजें पूछा जाता है, जैसे आप देखो तो यह सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इसके साथ साथ रजिया पे पूछा जाता है कि रजिया जो है वह किस षड्यंत्र में मारी जाती है। अल्तुनिया जो था, जो आपको भटिंडा का सूबेदार था, उस विद्रोह को वह नियंत्रित करने जाती है। अल्तुनिया उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद फिर रजिया और अल्तुनिया जब दिल्ली की ओर कूच करने लगते हैं, दिल्ली की ओर आने लगते हैं, क्योंकि षड्यंत्र करके रजिया को दरबार से बाहर भेजा गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग प्रश्न के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पहला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द रियल फाउंडर ऑफ द तुर्की डोमिनियन इन इंडिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आरिज ए ममालिक नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आरिज ए ममालिक नियुक्त किया था। अब इसमें से बच्चों सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें सही आंसर कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। क्या यह सही है या गलत है? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आरिज ए ममालिक के पद पर नियुक्त किया था। क्या यह सही है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कौन सा इसका सही आंसर होगा। अच्छा, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, बी पर जोड़ लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, देखो बच्चों, अब जो सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक यह आपको मोहम्मद गौरी का दास था। यह किसका दास था? यह मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दास था और मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। मोहम्मद गौरी का दास था और इसे सेनापति बनाया था अपना। बाद में मोहम्मद गौरी ने इसे दिल्ली का अधिकार भी दिया था। ठीक है, इसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में, तो यह सुल्तान बनता है। लेकिन यह चूंकि अभी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक अभी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, तो यह सुल्तान तो बनता है, लेकिन सुल्तान की हैसियत से यह सत्ता पर नहीं बैठता है, बल्कि यह किस हैसियत से सत्ता पर बैठता है? तो सिपह सलार। क्योंकि अब जब तक इसे दास्ता से अगर मुक्ति नहीं मिलती है तो कैसे सुल्तान बनेगा? लोग तो विरोध करेंगे कि भाई एक दास कैसे सुल्तान हो जाएगा, एक दास कैसे सुल्तान माना जाए। तो इसलिए इसने अपने आप को सिपह सलार कहा, सिपह सलार। आगे चलकर इसको 1208-9 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का ही भतीजा है गियासुद्दीन, उसने इसको दास्ता से मुक्ति दे दी। फिर यह दास्ता से मुक्त हो जाता है। जब दास्ता से मुक्ति मिलती है तब यह सुल्तान की हैसियत से सत्ता पर बैठता है और इसने जो शासन किया वह आपको लाहौर से शासन किया। अभी सल्तनत में ऐसी कोई व्यवस्था भी स्थापित नहीं की गई थी पूरी तरीके से। अभी आपको अर्ज जो होता है, आरिज ए ममालिक मतलब दीवान अर्ज, सेनापति जो, यानी यह तो दीवान अर्ज और आरिज ए ममालिक यह तो बलबन ने स्टार्ट किया था, बलबन के समय में आया है। तो इसे आपको आरिज ए ममालिक नियुक्त नहीं किया था, सेनापति नियुक्त किया था, लेकिन अभी यह विभाग गठित नहीं हुआ था, यह विभाग गठित नहीं हुआ था। और सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? तो वह माना जाता है बच्चों इल्तुतमिश को, वह माना जाता है इल्तुतमिश को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देखते हो तो इसकी लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान जो एक यानी पोलो जिसे आप कह सकते हो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो इस खेल को खेलते हुए ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो गई
और इसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है, लाहौर में ही इसे दफनाया जाता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों वह तो हो गया गलत। दूसरा, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आरिज ए मुमालिक नियुक्त नहीं किया था, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी हो गया गलत, यानी कोई भी सेनापति था, वह उसका सेनापति था। यानी आप देखो कि इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो यह हम लोग देखते हैं। हाँ, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यह नहीं था, बल्कि तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, वह माना जाता है इल्तुतमिश को। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन फुतुहात ए फिरोज शाही की सूची में नहीं है? फुतुहात ए फिरोज शाही, यह भी एक साहित्य है, यह भी एक साहित्य है, फुतुहात ए फिरोज शाही। अब इसमें से कौन फुतुहात, यानी ये सल्तनतों शासकों की सूची दी गई है फुतुहात ए फिरोज शाही में। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन इस सूची में नहीं है, और फुतुहात ए फिरोज शाही क्या है बच्चों? तो यह ध्यान रखना, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। यह क्या है? यह आपको फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, यह उसकी आत्मकथा है, आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। अब इस सूची में कौन शामिल नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, कौन शामिल नहीं है? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने तो बड़ा अच्छे से आंसर बताया है इसका, बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल आप लोग बता रहे बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इस सूची में, यानी सल्तनत शासकों की जो सूची इसमें दी गई है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में इसमें नहीं दिखाया गया है फुतुहात ए फिरोज शाही में। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। क्या बात है, आप लोगों ने कितना अच्छा आंसर दिया है। ये होता है, ये तैयारी होती है, इससे पता चलता है कि सच में आप लोग पढ़ अब रहे हो, सच में आप लोग पढ़ रहे हो। जैसे कि एंशिएंट में आप लोगों ने थोड़ा सा एफर्ट लगाया था, लेकिन थोड़ा कुछ दिनों के बाद आप लोगों ने लगाया था, क्योंकि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि एक क्लास कुछ ऐसी लंबी चलने वाली है या पूरा एंशिएंट का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो मैं समझ रहा था। क्योंकि आप लोगों को लगा हो कि अन्य यूट्यूब पे जैसे लोग आते हैं 8-10 क्लास करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो आप लोगों ने भी वही सोचा होगा कि भाई ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा, तो 4-5 क्लासेस चलेंगी, उसके बाद डेली कौन सुबह आकर क्लास लेगा, कौन डेली क्वेश्चन इस तरीके से वो करेगा। तो मैंने देखा था कि उस टाइम में स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा आप लोग सीरियसली उसको नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आपका भी भरोसा बढ़ता गया, आपको लगा कि अब लग रहा है पूरा ही हो जाएगा क्या, तब फिर आप लोगों ने एफर्ट लगाना स्टार्ट किया। लेकिन सल्तनत में तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग शुरू से ही एफर्ट लगा रहे हो। अच्छा, कभी एक ख्याल नहीं आया क्यों भाई इतना मेरे ऊपर क्यों भरोसा कर लिए? भाई हर लोग तो यही करते हैं कि 2-4-5 दिन के लिए आते हैं और मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कभी आपने यह नहीं देखा कि मैं बहुत ज्यादा कोई कमिटमेंट नहीं करता हूं। जैसे बहुत बार मैंने ऐसा भी किया है कि प्रीलिम्स को लेकर जहां जहां जिन जिन संस्थानों में मैं जुड़ा रहा, बहुत बार ऐसा किया कि मैं बच्चों के ध्यान में रखते हुए, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के मांग को देखते हुए, मैंने उन संस्थानों में भी, जिन जिन संस्थानों से मैं जुड़ा रहा, वहां पे मैंने प्रीलिम्स का भी कोर्स चलाया, और वो सिर्फ अपने उन बच्चों के लिए चलाया, इंस्टीट्यूट के लिए नहीं चलाया था, केवल बच्चों के लिए चलाया था। उसके लिए मुझे इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी क्योंकि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, कम से कम मैं अपने सब्जेक्ट में तो उनको ना रुकने दूं, अपने सब्जेक्ट में तो उनके लिए कुछ कर दूं। और मुझे लगता है कि अगर सारे सब्जेक्ट के टीचर इस तरीके से करने लगे तो फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर रोना जो होगा वह दूर हो जाएगा। ठीक है, वह दूर हो जाएगा। अच्छा जी सर, हमें तो बाकी क्लास से ज्यादा एक क्लास अच्छी लगती है। अच्छा, मैं सोच कर देता हूं, अगर जो समझ में नहीं आता है मैं उसका तुक्का लगाता हूं। नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। चलिए चलिए, अच्छी बात है। तो इस तरीके से यह, अब इस सेक्शन में मुझे जो लग रहा है मिडाइवल सेक्शन में, कि आप लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, यानी आपको अब पता है
कि क्लास एक दिन भी अब्सेंट होने वाली नहीं है और क्लास डेली चलेगी, डेली चलेगी। बल्कि ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि किसी दिन 15 क्वेश्चन होगा, सिर्फ यही हो सकता है। समय ना रहे तो किसी दिन 14 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उससे कम तो नहीं रहेगा, उससे कम कोई भी दिन नहीं रहेगा। चलिए आते हैं। तो यह आपको फुतुहात ए फिरोज शाही, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, और यह आपको इस सूची में जो सुल्तानों की सूची उसमें दी गई है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बहुत ही स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। चलिए ठीक है, इतना भी महान मत बना दो भाई, अंकित गुरु तो ईश्वर से बड़े होते हैं। अरे भैया मैं ईश्वर से बड़ा नहीं हूं, इतना महान मत बनाओ, मैं भी आप ही लोगों की तरह ही हूं। बस कुछ अच्छा करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर दिया जाए। बाकी तो सब लोग बुरा करने वाले हैं ही, सब लोग बुरा करने वालों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा किया जाए जिससे कि लोग याद भी रखें। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? बाकी तो यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा मार्केट है, लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस है, सब कुछ कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? अब यहाँ पे आपको प्रश्न है, वह अपने, बड़ा स्टेटमेंट वाला प्रश्न, ध्यान पूर्वक पहले सुन लेंगे। वह अपने महत्वाकांक्षी अमीरों में से एक के द्वारा विश्वासघाती रूप से मौत के घाट उतार दिया गया था। वह गजनी का शासक ताजुद्दीन यलदौज, जिसने पंजाब पर कब्जा करने के लिए उसके साथ प्रतियोगिता में प्रवेश किया और उसी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। ठीक है। बुंदेलखंड में कालिंजर के किले को घेरने के दौरान उसे चोट आई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलने के दौरान अपने घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? अब इसमें ही वाज tragically stabbed to death by one of his ambition novels. He was killed in battle with Tajuddin Yaldauz, the ruler of Ghazni, who entered into a contest with him over the capture of Punjab. He sustained injuries which, while basing the fortress of Kalinjar in Bundelkhand and succumbed to them later. He died after a fall from his horse while playing चौगान। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मुझे लगता है कि इसका आंसर बिल्कुल सही। क्या बात है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने एकदम डी का तो पूरी तरीके से एकदम डी पूरे भर दिया आप लोगों ने, और बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो रही है वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए ही हो रही है। यह पोलो का खेल है। इससे पता चलता है कि सल्तनत काल में पोलो खेल भी प्रचलन में आया था, और इसे भारत लाने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि भारत लाने वाले पोलो खेल का जनक यह आपको तुर्क थे। तो एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि भारत में पोलो खेल को किसने लाया, तो तुर्कों ने लाया, और वहीं इसकी मृत्यु होती है, और वहीं लाहौर के ही अनारकली बाजार में इसको दफना दिया जाता है। लाहौर के ही अनारकली बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफना दिया जाता है, वहीं इसका कब्र बना हुआ है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यह भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। हसन निजामी, हसन निजामी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हसन निजामी। वह ताजुल मासीर के लेखक थे। ही वाज द ऑथर ऑफ ताजुल मासीर। पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है, ताजुल मासीर। द बुक वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। पुस्तक ऐबक और इल्तुतमिश के शासनकाल पर केंद्रित है, ताजुल मासीर। द बुक इज फोकस्ड ऑन द रीजन ऑफ ऐबक एंड इल्तुतमिश। ऐबक एंड इल्तुतमिश। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। कौन सा इसमें से सही आंसर होगा? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसमें कौन सा सही आंसर होगा। हसन निजामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह ताजुल मासीर के लेखक थे, वह ताजुल मासीर के लेखक थे, हसन निजामी। यह भी एक इंपॉर्टेंट आपको पर्सनालिटीज हैं हसन निजामी। और इसमें सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? हसन निजामी बिल्कुल सही है कि ताजुल मासीर इनके द्वारा ही लिखा गया था, और हसन निजामी के द्वारा ही लिखा गया था, जिसमें ऐबक और इल्तुतमिश के शासन काल के विषय में, यानी यह आप देखो तो 1192 से लेकर और 1228 ईस्वी तक के,
यह जो ताजुल मासीर में जो जानकारी दी गई है सल्तनत के 1192 से 1228 तक की जानकारियां यह हमें इस पुस्तक से प्राप्त हो रही है, यानी ऐबक और इल्तुतमिश के साथ। लेकिन यह जो पुस्तक है बच्चों, यह फारसी में नहीं लिखा गया है। ताजुल मासीर यह आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है। यह जो पुस्तक है यह किस भाषा में लिखी गई है? यह आपको तुर्की भाषा में लिखित पुस्तक है। हसन निजामी ने जो लिखा है वह आपको तुर्की भाषा में लिखा है, और बिल्कुल इसका आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि इसका आंसर सी, जो मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों ने इसमें आंसर सी भी दिया है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसमें आंसर सी भी दिया है। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों आते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इस मस्जिद के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित यह पहली सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद की मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दिस वाज द फर्स्ट ऑफ congressional mosque built by Delhi Sultanate. The minar of this mosque was built by अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से सही आंसर क्या होगा बच्चों? अच्छा, आप लोग पूरी तरीके से सी की ओर ही जा रहे हो। ठीक है, तो यह आप देखें कि दिल्ली सुल्तान, अब इसमें से मैं देख रहा हूं कि आप लोग सी की ओर पूरी तरीके से जा रहे हो। देखता हूं, अब देखो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह आपको कुतुब परिसर में, अगर कुतुब मीनार में आप कभी जाओगे तो यहां पे आप एक मस्जिद को देखोगे, जस्ट कुतुब मीनार के बगल में ही है। यानी कुतुब मीनार के आप कहो तो कुतुब मीनार के आपको राइट हैंड से थोड़ा सा नीचे उतरकर वह पहली मस्जिद है। अब वह मस्जिद था नहीं, बल्कि उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। क्योंकि प्रारंभिक चरण में जो सल्तनत सुल्तान आते हैं तो अब इन्हें एक अपने लिए इबादत खाने की जरूरत थी, और अभी इनके पास कोई ऐसा तो था नहीं कि स्थापत्य कार्य को लेकर आए थे। अब क्या किया जाए, तो शुरुआती चरण में इन्होंने जो यहां की जो इमारतें थे उनको तोड़कर ही उसको इस्लामिक रूप प्रदान करने का काम किया। उसी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है और 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। अब यह जो आप देखो तो इस मस्जिद का निर्माण, यह पहली सामूहिक मस्जिद थी। बिल्कुल सही है, यह सामूहिक मस्जिद थी। और इस मस्जिद की मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था, बल्कि इस मस्जिद का मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसे पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। क्योंकि वह जो मीनार है कुतुब मीनार, उसी मस्जिद का ही वह मीनार है। तो उसे आपको शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा करने का काम किया था आपको किसने? इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी की एक योजना थी, ऐसी इसकी योजना थी कि वह कुतुब मीनार से भी बड़ा एक दोगुना मीनार वह बनवाना चाहता था, और उसने उसकी शुरुआत भी कर दी थी कुतुब परिसर में ही। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो कार्य है वह अधूरा ही रह जाता है। तो इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन तो सही नहीं है, बल्कि इसके मीनार का निर्माण आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया, और इसका केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। और आप में से कुछ लोगों ने इसमें आंसर ए दिया भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा। ध्यानपूर्वक सुनना। इल्तुतमिश ने जूद के युद्ध में आराम शाह की सेना को हराया। इल्तुतमिश ascended the throne immediately after the death of Qutbuddin Aibak. Iltutmish defeated Aram Shah forces at Battle of जूद का युद्ध। अब कौन सा इसमें से सही विकल्प है, जल्दी से आप लोग इसका बताएंगे, और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग की ओर से बिल्कुल सही आना चाहिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही है कब बच्चों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही है, इसकी मृत्यु होती है 1200
1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, ठीक है। 1206 से लेकर और 1210 ईस्वी तक यह आपको शासक रहता है। अब इसकी मृत्यु होती है, तो इसकी मृत्यु के बाद चूंकि कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इसकी केवल बेटी ही थी, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, इसका एक बेटा भी था, और बेटा के रूप में बताया जाता है कि आराम शाह इसका बेटा था, आराम शाह इसका बेटा था, और इल्तुतमिश इसका दास था। यह इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का यह आपको दास था, ऐबक का दास था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और सेनापति भी था। यह वहां से चला, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो चौगान खेलते हुए हुई थी। यह वहां से चलता है, दिल्ली आता है, और दिल्ली आकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। उधर आपको कुछ अमीरों ने आराम शाह को सत्ता पर बैठा दिया। अब दो दो सुल्तान कैसे होंगे? तो इसी में आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में एक लड़ाई लड़ी जाती है, जो 1210-11 में ही लड़ी जाएगी, और इसमें इस युद्ध में आराम शाह पराजित होगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, और यहां आप उसके बाद देखते हो तो इल्तुतमिश सत्ता पर स्थापित हो जाता है, इल्तुतमिश सत्ता पर स्थापित हो जाता है। तो इसमें आप देखो तो यह स्टेटमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा क्या? नहीं बैठा ना। इल्तुतमिश ने युद्ध के युद्ध में आराम शाह की सेना को हराया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन सही होगा बी ना, ऑप्शन तो बी सही होगा। तो इस प्रकार से अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि इस युद्ध की जानकारी कहां दी गई है, कभी यह भी तो पूछ सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो युद्ध का युद्ध हुआ, जो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में हुआ, इसकी जानकारी कहां दी गई है? इसकी जानकारी बच्चों दी गई है तबकात-ए-नासिरी में। ध्यान देना या लिख लेना, इसकी जानकारी दी गई है किसमें? तबकात-ए-नासिरी। और तबकात-ए-नासिरी यह किसकी पुस्तक है बच्चों? तो यह है आपको किसकी पुस्तक? तबकात-ए-नासिरी, मिनहाज सिराज की। यह मिनहाज सिराज की पुस्तक है। तो इसमें इसकी जानकारी दी जा रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। इल्तुतमिश की बंगाल की विजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, आंसर सही आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करोगे तो आंसर सही आएगा, परेशान नहीं होना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इल्तुतमिश कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल। इल्तुतमिश के विजय के दौरान इसामुद्दीन इवाज बंगाल का शासक था। इसामुद्दीन इवाज द रूलर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग इल्तुतमिश कॉन्क्विस्ट। इवाज ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण की थी। इवाज एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन। इवाज ने अपने नाम से सिक्के चलाए। अब इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? ध्यानपूर्वक आपको अगर देखना है तो आंसर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपने इल्तुतमिश के विषय में पढ़ा होगा, थोड़ा उसको याद करो उसको, तो ये आंसर सही निकल जाएगा। अब आप देखते हो कि इल्तुतमिश के बंगाल विजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहले आपको जब इल्तुतमिश जब इधर परेशानी में चल रहा है, क्योंकि इल्तुतमिश जब सत्ता पर बैठता है तो बहुत सारी चुनौतियां भी इसको मिलती है, बहुत सारी चुनौतियां मिलती हैं। एक तो आंतरिक चुनौती भी है और बाह्य चुनौती भी है। अब आंतरिक चुनौती है कि जो अमीर वर्ग हैं, इसी में यल्दौज और कुबाचा भी हैं, और यल्दौज और कुबाचा यह आपको मोहम्मद गोरी के दास थे। ये लोग इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मान रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरे मित्र के दास हो तो तुम कैसे सुल्तान हो जाओगे? यल्दौज अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया, कुबाचा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। कुबाचा सिंध का प्रभारी था, यल्दौज पंजाब की ओर वह अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। उधर आप देखो तो इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां सिंधु नदी तक दस्तक दे चुका है। आक्रमण तो नहीं हुआ है,
लेकिन दस्तक तो दे चुका है। वह आपको ख्वारिज्म का एक राजकुमार था जिसका नाम था मंगबरनी, उसका पीछा करता हुआ मंगोल नेता चंगेज खां वह पहुंच जाता है, दस्तक दिए हुए है। अब इधर जब ये सारी चीजें चल रही हैं, इल्तुतमिश अभी पूरी तरीके से आप देखो तो कितना डिस्टर्ब रहा होगा। इधर आपको बंगाल जो है वह स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। बंगाल तो आए दिन स्वतंत्रता की घोषणा करते रहता था। तो इसलिए सत्ता पर इल्तुतमिश बैठता है तो बहुत सारी चुनौतियां भी रहती है। अब एक एक करके सभी चुनौतियों को निपटाना भी था। अब उधर मंगबरनी आपको भारतीय सीमा में आ गया है। इल्तुतमिश के पास अपना राजदूत भी भेजा कि भाई आप इस्लामिक शासक हो और मुझे आप सहायता करो, क्योंकि मैं भी तो इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं। यह अलग बात है कि वह शिया था और सल्तनत सुल्तान सुन्नी थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उसके दूत की हत्या करवा दी और अपने दूत से संदेश भेजवा दिया कि भारत की जलवायु अभी आपके अनुकूल नहीं है, यानी मैं अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं मंगोल नेता चंगेज खां से लड़ सकूं, मैं खुद अभी फंसा पड़ा हूं। अब ऐसे स्थिति में इस समय आपको बंगाल में अली मर्दान था। अली मर्दान यह बंगाल का आपको प्रधान हुआ करता था, सेनापति था, सूबेदार था, जो भी कहो। और इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, इसी का बेटा आगे आता है इवाज। अब यह आप देखो कि अली मर्दान जो है, इसने जब स्वतंत्रता की घोषणा की तो इसने अली मर्दान ने अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली थी। अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण करके इसने अपनी स्वतंत्र शासक की घोषणा कर दी। अब इसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाती है खैर अली मर्दान की। उसके बाद इसका बेटा बनता है इवाज, और इवाज आपको गियासुद्दीन की उपाधि ले लेता है। गियासुद्दीन की उपाधि इसने लिया और फिर इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा। अब इल्तुतमिश जब इन सब से निपट जाता है, जब मंगोल खतरा टल जाता है, यलदौज कुबाचा की समस्या से मुक्त हो जाता है, अब पश्चिम से कोई खतरा नहीं रहता है, तब वह बंगाल की ओर चलता है। उस समय इवाज था। तो इल्तुतमिश के विजय के दौरान इसामुद्दीन इवाज बंगाल का शासक था, सही है। इवाज ने अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की थी, गलत है। इवाज ने गियासुद्दीन की उपाधि ग्रहण की थी। इवाज अपने नाम के सिक्के भी ढलवाया था और खुतबा भी पढ़वाया था, सही है। यानी इसमें 1 और 3, तो इसका सही आंसर सी होगा बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर आते हैं जल्दी से। इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। सुल्तान को तुर्की और भारतीय कुलीनों दोनों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुल्तान हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ बोथ तुर्क्स एंड ईरान नोवेल्स। उसके शासनकाल में मंगोलों का कोई खतरा नहीं था। देयर वॉज नो थ्रेट ऑफ मंगोल ड्यूरिंग हिज रीजन। कौन सा सही आंसर है? ध्यान से देना, ध्यान से। थोड़ी लापरवाही हुई, क्वेश्चन गलत होगा। थोड़ी लापरवाही हुई, क्वेश्चन गलत होगा, मुझे पता है। और मुझे यह भी पता है कि आप लोग लापरवाही करोगे कहां। मुझे यह भी पता है कि कहां पे आप लापरवाही करोगे, मैं कंफर्म हूं। और इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि थोड़ी ध्यान से इसको सही आप देना आंसर। अब आप देखो कि इसका सही आंसर बच्चों क्या है। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जा रहा है? इल्तुतमिश। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सुल्तान को तुर्की और भारतीय कुलीन दोनों की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, सही है। उसके शासनकाल में मंगोलों का कोई खतरा नहीं था, ठीक है। उसके शासनकाल में मंगोलों का कोई खतरा नहीं था। अच्छा, इसमें डी में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी, है ना, उपर्युक्त सभी। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? ए की ओर सभी लोग आप लोग जा रहे हो। तो इसके शासनकाल में मंगोलों का कोई खतरा नहीं था। मंगोल आक्रमण तो नहीं हुआ था, लेकिन खतरा तो था ही बेटा। आक्रमण तो नहीं हुआ था मंगोल,
लेकिन खतरा तो था ही। अगर यह राजनीतिक सूझबूझ से काम नहीं किया होता तो मंगोल तो आक्रमण हो ही जाता। तो मंगोल का कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल सही है कि इसके नहीं, सही है बिल्कुल, मंगोलों का कोई खतरा नहीं था, खतरा भी नहीं था मंगोलों का। अभी कहां चंगेज खान ने ऐसी कोई चीजें तो रखी नहीं थी, प्रस्ताव, ऐसी कोई बातें तो उसने किया ही नहीं था, और वह भी सल्तनत की सीमा से बाहर था। तो बिल्कुल सही है कि उसके आक्रमण समय मंगोलों का कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं था। ठीक है, कोई खतरा नहीं था, नहीं खतरा था, मंगोल खतरा था, मंगोल खतरा था, यह गलत हो जाएगा। उसके शासन काल में मंगोलों का कोई खतरा नहीं था, गलत, क्योंकि मंगोल का खतरा था और वह आपको आक्रमण नहीं हुआ लेकिन खतरा तो बना हुआ था। तो बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, क्योंकि आक्रमण नहीं हुआ लेकिन खतरा तो बना हुआ था, मंगोल खतरा तो था ही। अब सिंधु नदी तक कोई आपके घर तक पहुंच जाए और आप कहो कि हमें खतरा ही नहीं है, कोई आपके दरवाजे पर आके तलवार लेकर खड़ा हो और आप कहो कि हमें कोई खतरा नहीं है, खतरा तो है ही। कि थोड़ी लापरवाही करोगे तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना, तो खतरा तो बना हुआ ही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगानी शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म चहलगानी। यह सल्तनत प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले 40 तुर्की प्रमुखों का एक समूह को दर्शाता है। चहलगानी 40 तुर्की प्रमुख, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद चहलगानी अन्य मामलुक सुल्तानों के लिए समस्या बन गई। वही गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जा रहा है, हबीबुल्लाह महोदय ने इसे नाम दिया था। खिलजी वंश के शासन काल के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया, बेरामी से समाप्त कर दिया गया खिलजी वंश के शासन काल के दौरान। अब कौन सा इसमें से सही है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर देंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से। कि सल्तनत प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले तुर्की प्रमुखों का एक समूह था चहलगानी। चहलगानी मामलुक सुल्तानों के लिए आगे चलकर एक समस्या भी बन गई थी और खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे समाप्त कर दिया गया। कौन सा इसमें से सही आंसर है? चहलगानी, वही आपको तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल, और इस दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपने विश्वस्त अमीरों को, अपने विश्वस्त दासों को, दासों का एक संगठन बनाया पुराने अमीरों के पैरेलल खड़ा करने के लिए, क्योंकि पुराने अमीर उसको सहयोग कर नहीं रहे थे, तो अपने दासों का ही एक संगठन बना दिया कि भाई ये हमारे प्रति विश्वसनीय रहेंगे और आगे हमारे वंशजों को भी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश एक ऐसा सपेरा निकला जिसने ऐसे नागों की टोली को पाला जो आगे चलकर उसके ही वंश को डसने का काम कर दिए। तो यह तो आपको सही है, यह तो सही है। इल्तुतमिश के बाद चहलगानी मामलुक सुल्तानों के लिए समस्या बन गई, यह भी सही है। फिर इसी चालीसा दल का सदस्य था बलबन, इसी चालीसा दल का सदस्य था बलबन। जब वह सत्ता में आया तो बलबन ने इसे नष्ट किया, न कि खिलजी शासन काल में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बी बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सल्तनत काल की इक्ता व्यवस्था, बहुत ही फेमस आपको सिस्टम, इक्ता व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रदेशों से राजस्व का अनुदान सल्तनत के अधिकारियों को वेतन के एवज में दिया जाता था। यानी इक्ता व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशों से राजस्व का अनुदान सल्तनत के अधिकारियों को वेतन के एवज में, यानी यह जो इक्ता व्यवस्था है वह वेतन के एवज में दिया जाता था। यह अनुदान, यह व्यवस्था क्या वंशानुगत थे? अधिकारियों के द्वारा, यानी जिन्हें इक्ता दिया जाता था, सुल्तान को भेजी जाने वाली राशि निश्चित की जाती थी और उसे वार्षिक रूप से भुगतान करना होता था। वार्षिक रूप से भुगतान भी करना होता था, यानी उसमें सुल्तान की भी राशि निश्चित होती थी, जो फवाजिल के रूप में जिसे कहा जाता है, और उसे वार्षिक रूप से भेजा जाता था। अब बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा है? सही आंसर कौन सा है? ठीक है, सही आंसर कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे।
इक्ता व्यवस्था राजस्व का अनुदान सल्तनत के अधिकारियों को वेतन के एवज में दिया जाता था। बिल्कुल सही है कि इक्ता व्यवस्था जो है वह आपको एक प्रकार से राजस्व का ही अनुदान था। और अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को क्या किया जाता था? तो इक्ता एक प्रकार की भूमि थी जिसे आपको वेतन के रूप में दिया जाता था और कहा जाता था कि भाई इस क्षेत्र से आप राजस्व और प्रशासन को चलाएंगे। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता क्या है? एक अरबी शब्द है और यह राजस्व प्रशासन और सामान्य प्रशासन से जुड़ा हुआ था। यानी जिस क्षेत्र में अधिकारियों को इक्ता दी जाती थी उनसे राजस्व वसूल करना और वहां प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उनको होती थी और वही आपको जो इक्ता दिया जाता था वही से उनका वेतन और उनका सैन्य खर्च भी निर्धारित होता था। और उसके बाद जो बचा हुआ राशि था वह सुल्तान को भी एक निश्चित राशि, एक निश्चित मात्रा में, तभी तो सुल्तान दे रहा है, तो वह एक निश्चित मात्रा में सुल्तान को भी वार्षिक रूप में उसको देना पड़ता था। यह वंशानुगत व्यवस्था नहीं था बल्कि इनकी नियुक्ति की जाती थी, इसमें ट्रांसफर भी होते रहता था। बल्कि यह वंशानुगत बनाया गया बाद में, यह फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत बनाया था। तो यह तो स्टेटमेंट बच्चों गलत है। यह अनुदान वंशानुगत तो था नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। तो इसमें आपको यह भी सही है कि सुल्तान को उसमें से राशि मिलती थी जो फवाजिल के रूप में होता था। तो इसमें से 1 और 3 सही है, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, जल्दी से हम लोग देखते हैं इसे भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त उसके विशेष दास को महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों में बंदगान के नाम से जाना जाता था। यानी दासों को बंदगान के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण पद पर दास की नियुक्ति पुराने और नए कुलीन वर्ग के बीच का संघर्ष का मूल कारण बना। अब यह जो चालीसा का गठन किया गया, इससे आपको एक नया संघर्ष हुआ, यानी पुराने दास और नए दासों के बीच क्या संघर्ष का कारण बन गया। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा सही होगा। इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त उसके विशेष दास को राजनीतिक कार्यालय में बंदगान के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज स्पेशल स्लेव नोन एज बंदगान इन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स। अब यह जो दासों की नियुक्ति पुराने और नए कुलीनों के बीच संघर्ष का मूल कारण बना, तो बिल्कुल सही है। बंदगान दास जो थे वे बंदगान आगे चलकर नहीं देखते हो फिरोज शाह, क्योंकि फारसी में दासों को बंदगान ही तो कहा जाता है। और आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने क्या नहीं बनाया था? क्या दीवान ए बंदगान, दासों का ही तो समूह था। तो इन्हें आपको बंदगान के नाम से ही जाना जाता था, बंदगान दासों को। और दासों की जब नियुक्ति हुई तो पुराने जो अमीर थे, अब चूंकि ये नए अमीर हैं तो इनके बीच आपस में संघर्ष भी चल रहा है, तो संघर्ष का भी कारण बना और इसमें दोनों ही बच्चों सही होगा। क्या होगा? दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज के सेशन का यह बिल्कुल लास्ट प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इसका लास्ट अंत भला तो सब भला आप लोग करके ही जाओ। दिल्ली में महरौली के पास कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार नियर मेहरौली इन दिल्ली वाज गॉट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा सही है? जल्दी से बताएंगे। क्या बात है, अच्छा जी, सभी लोग सी की ओर जा रहे हैं, ताबड़तोड़ सी की ओर लोग भागते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दिल्ली में मेहरौली कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा नींव रखी गई थी। कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही। अब कुतुब मीनार का नाम जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं बल्कि एक चिश्ती संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनके नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, यह आपको चिश्ती संत थे। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो बताओ सी कैसे होगा? इसमें केवल एक ही तो होगा, केवल एक ही तो होगा। ऐसे गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसे नहीं होना चाहिए। सही आंसर केवल ए होगा। कम से कम ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई कुतुब मीनार नहीं जानो, लाल किला नहीं जानो, है ना, ताजमहल नहीं जानो, तब तो फिर घर वाले भी मार कर भगाएंगे, समझ जाना।
घर वाले भी मार कर भगाएंगे, फिर बहुत बुरी दशा हो जाएगी। ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कि आपको कुतुब मीनार, लाल किला और आपको ताजमहल की जानकारी ना हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, गलती है, सुधारना है, सही करना है उसको। तो चलिए आज तक के आप लोगों ने देखा कि यहां हम लोगों ने कुछ यानी इल्तुतमिश तक के देखें। अब आगे का जो प्रश्न होगा वह आप समझ रहे होंगे कि आगे का प्रश्न रजिया से लेकर और कहां तक होगा बच्चों, तो रजिया से लेकर और पूरा का पूरा आपको यानी अंतिम लोदी वंश तक और उसके साथ साथ प्रशासन और इन सारी चीजों से संबंधित क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।